अस्सलाम वालेकुम। हम NumPy जिसको न्यूमेरिकल पाइथन भी कहा जाता है, इस मॉड्यूल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो कि मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी इंटेंसिवली जो है वो यूज़ हो रहा होता है। NumPy जो है इसका जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है वो इसकी एरेज होती हैं जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो है इनको परफॉर्म करने के लिए। NumPy एरेज जो हैं इनके बारे में हमने ये देखा कि ये आप किसी भी डायमेंशन में इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। इट कुड बी 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या इवन हाई डायमेंशनल के अंदर जो है वो आप NumPy एरेज जो है इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप पाइथन एरेज को स्लाइस कर सकते हैं, इसी तरीके से आप NumPy एरेज जो हैं इनको भी स्लाइस कर सकते हैं। रूल या तरीक़ेकार वही है जो आप पाइथन में यूज़ करके आए हैं, जिसमें आप स्टार्ट देते हैं और कोलन के साथ एंड देते हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड -1 तक जो है वो आपका सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है इस तरीके से स्लाइस करके। और स्लाइसिंग जो है वो 2 कोलन के साथ भी यूज़ हो सकती है, जिसमें स्टार्ट, एंड और स्टेप आप डिफाइन कर देते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक कितने स्टेप्स के साथ आपने वैल्यूज़ जो हैं इनको डिस्प्ले करना है। आप इस तरीके से भी स्लाइसिंग जो है उसको कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं बेसिकली स्लाइसिंग करने के। एक तो या तो आप सिर्फ स्टार्ट और एंड वैल्यूज़ दे दें, और दूसरा पॉसिबल तरीका ये है कि आप स्टार्ट, एंड और स्टेप वैल्यू के साथ जो है वो भी स्लाइसिंग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रूल देखा था कि इफ वी डू नॉट पास द स्टार्ट इट इज कंसिडर्ड एट 0 एंड इफ वी डू नॉट पास द एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लास्ट डायमेंशन ऑफ द एरे। तो अगर कोलन से पहले स्टार्ट वैल्यू आप नहीं देते तो इसको 0 कंसिडर किया जाता है, और अगर आप एंड वैल्यू नहीं देते तो उसको लास्ट जो इंडेक्स है वो कंसिडर किया जाता है। स्टेप, अगर आप स्टेप की वैल्यू नहीं देते, आपने 2 दफा कोलन साइन यूज किया हुआ है और आप स्टेप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 के साथ जो है वो स्टेप फॉरवर्ड जो है वो कर रहे हैं अरे के अंदर। एक एग्जांपल जरा देख लें इसकी। आपने NumPy मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है एज ए NP और आपने एक एरे जो है इसको क्रिएट करवा दिया है। अब आप 1 से लेके 5 तक जो है इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका लोकेशन 1 है, 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ तक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। 4 इंडेक्स तक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। 1 से लेके 4 इंडेक्स तक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख रहे हैं 4 से लेके एंड तक, तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन 4 से लेके एंड तक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लोकेशन 4 तक आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि 0 विल बी कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग इंडेक्स। और यहाँ पे आप ये लिख रहे हैं कि लास्ट से लेके -2 इंडेक्स तक जो है वो आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो दिस इज योर लास्ट इंडेक्स, दैट इज -1 और ये -2 है। ओके, तो यहाँ तक आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे अब स्टेप वैल्यू यूज कर रहे हैं। जरा इस सिंटैक्स को गौर से देखिएगा। आपका जो इंडेक्स है वो 1 से लेके 4 तक है और आप 2 का स्टेप जो है इसको यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकेशन 1 से हर सेकंड एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपको लोकेशन 1 से हर सेकंड एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आपने स्टेप के अंदर स्टार्ट और एंड दोनों को स्किप कर दिया है, तो उसका मतलब ये है कि पूरी एरे में हर सेकंड एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके जी, ये आपने और एरे ली है और अब आप यहाँ पे सेकंड रो जो है और एलिमेंट 1 से लेके 4 तक जो है इसको आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। सेकंड रो में एलिमेंट 1 से लेके 4 तक जो है, 1 से लेके इनफैक्ट 3 तक आप एलिमेंट जो है इनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। दैट विल बी 7, 8 एंड 9। और यहाँ पे आप
रो 0 से 2 तक, 0 से 1 तक, मतलब रो 0 एंड 1, और हर एक का एलिमेंट 1 से लेके 3 तक जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो दोनों रोज का एलिमेंट 1 से लेके 3 तक जो है वो डिस्प्ले हो जाए, तो इसका भी 1 से लेके 3 तक डिस्प्ले हो जाएगा, और दूसरी जो है इसका भी 1 से लेके 3 तक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अब इसकी आउटपुट जो है वो आपको नजर आ रही है। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये स्लाइसिंग की आउटपुट जो है इस पे जरा गौर करिएगा। सबसे पहले आपको 2 और 4 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, चूंकि हर सेकंड एलिमेंट जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और यहाँ पे जब आपने स्टेप साइज 2 रखा हुआ था तो आपके पास 1, 3, 5 और 7 जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। तो एक एलिमेंट छोड़ के 2 के स्टेप के साथ जो है वो आपकी अरे का डेटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से बाकी भी स्लाइसिंग इफेक्ट जो है वो आपको उसी तरीके से जो है वो नजर आ रहे हैं। नमपाई के अंदर हमारे पास शेप और रीशेप के फंक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। शेप का फंक्शन जो है या आपको किसी भी एरे की डायमेंशन जो है वो रिटर्न करता है। अगर ये 2 डायमेंशनल एरे है तो ये बता देता है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, और अगर ये इसी तरीके से 3 डायमेंशन एरे है तो उसकी डायमेंशन जो है ये आपको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन अवेलेबल होता है विद द नेम रीशेप। ये एक्चुअली यूज होता है कि अगर आप किसी एरे की डायमेंशन को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वो 1 डायमेंशनल है तो उसको 2 डायमेंशनल बनाना चाह रहे हैं, 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बनाना चाह रहे हैं, तो किसी की भी अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये रीशेप का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट द डायमेंशन ऑफ द एरे। इसकी जरा एक एग्जांपल देख लीजिएगा, इसका आउटपुट आ रही है, जरा इसमें हम बात करते हैं। पहले जरा ये एग्जांपल देख लें। आपने ये 2 डायमेंशनल एरे बनाई है जिसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और आपने इसकी शेप जो है इसको प्रिंट किया है। तो अब जरा आउटपुट पे गौर करिएगा, यहाँ पे 2/4 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर या इस टेबल के अंदर 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये आपको नजर भी आ रहा है कि इसमें जो डेटा आपने सेव किया हुआ है उसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। ओके जी, अब आप ये कर रहे हैं कि आप एक 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको जरा देखिएगा, एक एरे आपने बना ली विच इज 1 डायमेंशनल, और उसको आपने फिर रीशेप कर दिया। तो जब आपने उसको रीशेप किया तो आपने ये बताया कि इसमें 4 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आपकी एरे डिवाइड हो गई है 4 रोज और 3 कॉलम्स के अंदर। तो इसी तरीके से आपकी एरे जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट के अंदर के वो डिवाइड हो चुकी हुई है 4 रोज और 3 कॉलम्स के अंदर। ऐसे अगर आप 1 डायमेंशनल एरे को 3 डायमेंशनल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी आप देख लें कि आपने उस एरे की बेसिकली 2 डायमेंशंस बनाई हैं, एंड डायमेंशंस विल बी 0 and 1, और हर डायमेंशन के अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स के टेबल होने चाहिए। तो 2 डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन के अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स के टेबल जो है वो आपके पास होने चाहिए। आप अब आउटपुट पे देख सकते हैं कि आपकी 1 डायमेंशनल एरे जो है ये बेसिकली 3 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरह की एरे जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू योर रिक्वायर्ड टाइप। किसी भी एक टाइप से दूसरी टाइप में आप रीशेप के फंक्शन को यूज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब जरा एक और फंक्शनैलिटी देख लें नमपाई अरेज की। ये रैंडम नंबर जनरेशन हो रही है, इसकी आउटपुट भी आपको नजर आ रही है। इसका कोड जरा देख लें। इसके लिए हमने नमपाई में इंपोर्ट रैंडम जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है, और सबसे पहले हम एक इंटीजर रैंडम इंटीजर जो है वो जनरेट कर रहे हैं 0 से 100 के दरमियान, और उसको x नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू 8 आपको प्रिंट हो रही है, ये एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 0 से 100 के दरमियान एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हुआ है। उसके बाद हम एक 0 से 1 के दरमियान रैंडम फ्लोट नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन अवेलेबल होता है वो सिंपल ग्रैंड का फंक्शन है। ये आपको जैसे नजर आ रहा है, ये 0 से 1 के दरमियान एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर रहा है। ये नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 0.8, 0.85 ये सो ऑन। एक रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
ओके जी, अगर आप एक रैंडम एरे जनरेट करवाना चाह रहे हैं उसको जरा देख लें कि किस तरीके से हम जनरेट करते हैं। लेट्स से अगर आप 1 डायमेंशनल रैंडम एरे जनरेट करवाना चाह रहे हैं कंटेनिंग 5 रैंडम इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 100, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, आप randint के फंक्शन को कॉल करेंगे, 100 उसको फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे देंगे और उसके साइज में आप 5 जो है उसको पास कर देंगे। तो मतलब ये कि 5 एलिमेंट जो है वो जनरेट हो जाए रैंडमली और उनकी जो रेंज है वो 0 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। ओके जी, आगे जरा मूव करें। आप 2 डायमेंशनल एरे भी रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 रोज और 5 इनफैक्ट 5 कॉलम्स 3 by 5 की एक 2 डायमेंशनल एरे को रैंडमली जनरेट किया हुआ है और इसके अंदर जो नंबर्स हैं अगेन वो 0 से 100 के दरमियान है और साइज में अब आप देखिएगा कि आपने 3,5 जो है इसको पास किया हुआ है। तो ये एक रैंडम एरे 2 डायमेंशनल एरे आई शुड से ये आपको जनरेट कर देगा 0 से 100 के दरमियान, जैसे कि ये एरे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ओके जी, इसी तरीके से अगर हम फ्लोट रैंडम एरे जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। ये नीचे आपको फ्लोट रैंडम एरे जो है वो जनरेट हुई नजर आ रही है। तो लेट्स से अगर आप कुछ सोडो रैंडम नंबर्स जो हैं उन्हीं में से कुछ नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे लेट्स से आपके पास नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, आप इन्हीं में से रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आप रैंडम डॉट चॉइस में फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें जिसको आप रैंडमली जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और वो रैंडम नंबर जो है वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम रैंडम नंबर्स जो हैं इनको डिफरेंट तरीकों से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जो एरेज हैं इनकी आपके पास टाइप्स भी होती हैं, ये जरा याद रखिएगा कि जो NumPy मॉड्यूल है इसकी अपनी ही डेटा टाइप्स होती हैं जो जरा थोड़ी ज्यादा भी होती हैं और ज्यादा पावरफुल भी होती है और ये आपके पास थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है अवेलेबल होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल पाइथन डेटा टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इसकी भी जरा एक एग्जांपल देख लें कि डेटा टाइप्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे आपके पास एरे है और अगर आप इसकी डेटा टाइप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली लिखेंगे x डॉट डी टाइप, तो ये इसकी डेटा टाइप विच इज int 32 जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये इसको जनरेट कर देगी। तो इंटीजर के 3-4 वर्जन अवेलेबल हैं, int 16, int 8 और इसी तरीके से int 32 जो है, int 64, ये डेटा टाइप्स जो है वो आपके पास इंटीजर की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती है। आगे आप एक फ्लोट एरे बनाते हैं और आप उसकी डेटा टाइप को प्रिंट करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इसकी डेटा टाइप जो है वो आपको यहाँ पे फ्लोट 64 के तौर पे जो है वो नजर आ रही है। अगर आप किसी एरे को फोर्स करना चाह रहे हैं कि वो खास डेटा टाइप की ही बने तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें आप एरे के सेकेंड आर्गुमेंट में डेटा टाइप जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे आपका डेटा एरे का जो है वो उसी टाइप के अंदर जो है वो सेव होगा, उसी टाइप के अंदर जो है वो अपनी स्टोरेज जो है उसको वो एलोकेट करवाएगा। ओके जी, थोड़ा नेक्स्ट तरह देखिएगा कि आप डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वाइट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं NumPy के अंदर। यही इसका एक मेन बेनिफिट है, एडवांटेज है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्टिविटीज इसमें काफ़ी आसानी से जो है वो परफॉर्म हो सकती हैं। जैसे कि लीनियर अलजबरा या मैट्रिक्स अलजबरा जो है वो आप उसके ऑपरेशन इसमें काफ़ी आसानी के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ज़रा देखिएगा, आप 2 एरेज ले लें। ये 2 डायमेंशनल एरेज हैं आपके पास जिसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं, 3 by 3 के मैट्रिसेस हैं, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है। लेट्स से अगर आप इनको ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऐड का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है जिसको आप np.add के साथ कॉल कर सकते हैं, या अगर आपने निकनेम यूज नहीं किया हुआ numpy का तो आप numpy.add के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। और आई थिंक आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू चेक इट, आप इसको डायरेक्टली x + y के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो
ये दोनों मैट्रिसेस जो है इसका एडिशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन अवेलेबल होता है नमपी के अंदर, आप उसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई का फंक्शन भी अवेलेबल होता है जो आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। ऐसे डिवाइड अगर आप करना चाह रहे हैं तो डिवीजन भी परफॉर्म हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रिमाइंडर की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो रिमाइंडर की एक्टिविटी जो है ये भी आप दो मैट्रिसेस जो है इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा है वो आप काफ़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं नमपाई का जो मॉड्यूल है इसको यूज़ करके। और ये इसका एक मेन मकसद भी इस मॉड्यूल को बनाने का यही था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि ये जो कि एक तरह से ऑल्टरनेटिव है मैटलैब का, और मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ होता है। ये कुछ और फंक्शंस हैं, डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं जो कि आप अपनी अरेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। सम का, मिनिमम का, मैक्स का, क्यूमुलेटिव सम का, मीन, मीडियन, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और स्टैंडर्ड डेविएशन के, ये कुछ आपके पास ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं। आप उनको भी अपने डेटे के ऊपर जो परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे स्टैट्स के रिलेटेड, क्योंकि स्टैट्स जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी इंटेंसिवली यूज होती है, बल्कि मशीन लर्निंग की एक पूरी फील्ड है जिसको हम स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसमें स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को या स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है इनको परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टैट्स के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी आपको मीन, मीडियन एंड मोड की एक्टिविटी नज़र आ रही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट भी जिसको कहा जाता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एरेज के लिए। लेट्स से आपके पास एक एरे है जिसमें कार्स जो है इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो सेव की हुई है। तो डिफरेंट तरह की कार्स हैं, उनके मॉडल्स हैं, उनकी एज है, और जो उनकी एवरेज स्पीड है वो आपने यहाँ पे एरे के अंदर सेव की हुई है। और आप इसके ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि एवरेज होती है, जिसमें सारे नंबर्स को ऐड करके उसकी क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। द मीडियन वैल्यू इज द वैल्यू इन द मिडल आफ्टर यू हैव सॉर्टेड ऑल द वैल्यूज। अगर आप एक दफ़ा पूरी एरे को सॉर्ट कर दे तो जो दरमियान में वैल्यू होती है उसको हम मीडियन वैल्यू कहते हैं, और अगर दरमियान में दो वैल्यूज हों तो आप जानते ही होंगे कि हम फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीडियन जो है ये इस सिचुएशन के अंदर हमें रिटर्न हो रहा है। अगर आप इसको प्रिंट कर देते हैं मीडियन को नंपी मीडियन के फंक्शन को कॉल करके, तो इस एरे में मीडियन वैल्यू जो है वो 87 है, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है। इसी तरीके से मोड वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड जो है ये फ्रीक्वेंटली अपेयर होने वाली वैल्यू होती है आपके एरे के अंदर, जो सबसे ज्यादा टाइम्स अपेयर हो रही होती है। मोड नंपी के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आप ऊपर देख रहे हैं कि हमने साइपाई की जो मॉड्यूल है इसको इंक्लूड किया हुआ है। मोड जो है वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने स्टैट डॉट मोड और स्पीड इसको पास करके हमने मोड जो है इसको कैलकुलेट किया हुआ, और मोड का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है जो हमने प्रिंट करवाया है कि 86 जो है वो 3 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है आपकी एरे के अंदर। या आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं फ्रॉम द एरे कि 86 जो है वो 3 टाइम जो है वो आपकी एरे के अंदर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप अपने डेटे के ऊपर मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो इस तरीके से जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और स्टैटिस्टिक्स है जो आप अपने डेटे पे कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड वेरियंस है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज a number that describes how spread out the values are. A low standard deviation mean that the most of the numbers are close to the average या mean से नजदीक है। A high standard deviation means that the values are spread out over a wider range. For example, अगर आपके पास 7 कार्स की स्पीड है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलती है 0.9,
तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर वैल्यूज जो है वो एवरेज के पास ही हैं या उससे 0.9 के डिस्टेंस के ऊपर हैं, मीनिंग द मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर विद इन द रेंज ऑफ 0.9 और वेरियस इज अनदर नंबर ऑफ इंडिकेट हाउ spread out values are, or if you take the square root of the various you get the standard deviation। आप जानते ही होंगे कि वेरियस को एक खास तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और वेरियस जो है अगर आप स्क्वायर रूट ले वेरियस का तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, या स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करें तो आपके पास वेरियस आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल सिग्मा एंड वेरियंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। नेचुरली आप इसको इस तरीके से रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ये दोनों स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो नजर आएंगे। ये एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट हुई नजर आ रही है और उसके बाद हमने वेरियंस जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है और आपको वेरियंस जो है वो कैलकुलेट हुआ या प्रिंट हुआ जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके जी, तो ये स्टेटिस्टिक्स जो है ये हमें सम टाइम रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन मशीन लर्निंग टास्क। तो 5 टाइप के स्टेटिस्टिक्स अभी तक हमने देखे हैं, मीन, मीडियन, मोड और अभी आपने देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस जो है वो आपने यहाँ पे देखा है। एक और स्टेटिस्टिक्स देख लें जिसको परसेंटाइल कहते हैं। Percentiles are used in statistics to give you the number describe the value that a given percent of values are lower than। for example ये आपके पास एक array है जिसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी एजेस जो हैं वो आपने सेव की हुई है। ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं या किसी जगह में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये एक array के अंदर आपने इनकी एजेस जो है इनको यहाँ पे सेव किया हुआ है। ओके, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं व्हाट इज 75 परसेंटाइल तो आपको आंसर मिलता है 43 और इसका मतलब ये है कि 75% ऑफ द पीपल आर 43 और यंगर इन टर्म्स ऑफ एज। तो 43 एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि 75% जो लोग हैं उनकी एज जो है वो 43 के इक्वल है या इससे लेस है। ओके जी, द NumPy मॉड्यूल हैज ए मेथड फॉर फाइंडिंग द परसेंटाइल। यहाँ पे अब आपको वही एरे नजर आ रही है एजेस की और अगर आप परसेंटाइल कैलकुलेट करें तो ये आप इसको प्रिंट करवा लें परसेंटाइल के फंक्शन को कैलकुलेट करके, और इसी तरीके से अगर आप परसेंटाइल 90 जो है वो कैलकुलेट करें तो आपको आंसर 61 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 90% जो लोग हैं इस डेटे के अंदर उनकी एज जो है वो 61 या इससे कम है, 61 या इससे कम है। ओके जी, अब जरा थोड़ा सा हम मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा आगे मूव करते हैं और ट्रेनिंग डेटे को रैंडमली जनरेट करने के ऊपर जो है वो थोड़ी डिस्कशन करते हैं। In machine learning, we use the Python module NumPy, which comes with a number of methods to create the random data set of any size। शुरू में जब हम मशीन लर्निंग के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें डेटा जो है या ट्रेनिंग डेटा जो है वो कोई रेडिली अवेलेबल नहीं होता, आसानी से अवेलेबल नहीं होता और हमें ट्रेनिंग डेटे के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप ट्रेनिंग डेटे को रैंडमली जो है वो जनरेट कर लें। तो NumPy जो है वो इस सिलसिले में हमें काफ़ी हेल्प कर रही होती है और हम अपने डेटे को काफ़ी बेहतर तरीके से रैंडमली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आएगी। हमने जब आप देख रहे हैं कि मैटप्लॉट की लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर लिया हुआ है और हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं which contains 250 random values between 0 and 5। ठीक है, 0 and 5 की रेंज के दरमियान 250 रैंडम वैल्यूज जो है वो अब हम जनरेट करने जा रहे हैं। इसका कोड जरा देख लीजिएगा। हमने लिखा numpy.random.uniform और फर्स्ट आर्गुमेंट जो है ये स्टार्टिंग वैल्यू है, सेकेंड आर्गुमेंट एंडिंग वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें कितनी चाहिए, दैट इज 250। तो ये 250 रैंडम वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी
0 से 5 की रेंज के दरमियान, और वो x नाम की एरे जो है इसके अंदर सेव हो जाएगी। और चूंकि ये बहुत बड़ी एरे है, आप इसको डिस्प्ले तो नहीं करवा सकते, तो बेहतर ये है कि हम इसको प्लॉट करवा दें। तो इसके लिए हमने मैट प्लॉट का लाइब्रेरी मॉड्यूल ऊपर इंक्लूड कर लिया हुआ है एज ए TLT। तो हम हिस्टोग्राम जो है इसको प्लॉट कर रहे हैं, और एरे एक्स हमने पास कर दी है, और 5 बार्स के अंदर हिस्टोग्राम आप जानते होंगे कि ये ग्राफ बनता है जिसमें वो बिल्डिंग्स बार्स जो है वो आपके पास बन जाती है। तो 5 बार्स के अंदर हमने अपना ये डेटा जो है इसको प्लॉट कर दिया है, और उसके बाद हम जरा इसको शो कर दें। प्लॉट डॉट शो के फंक्शन के साथ इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया है। उसके बाद अब हमने एक और बड़ा डेटा जनरेट किया है, और 100,000 रैंडम वैल्यूज जो है इसको जनरेट किया है, और 100 बार्स के साथ जो है इसकी हिस्टोग्राम जो है वो बनाई है इस डेटे की। काफी बड़ा ये डेटा है, 1 लाख के करीब वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे रैंडमली जो है वो जनरेट की है। और इसको आप देखें वही तरीका है, अब आपने 100,000 वैल्यूज जो है इनको जनरेट किया है। क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज है तो आप इनको देख तो सकते नहीं है एरे के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप इनको विजुअली देखें ताकि आपको इनका बिहेवियर का अंदाजा हो जाए। तो इसकी भी हिस्टोग्राम बना के हमने इसको शो किया है। अब दोनों हिस्टोग्राम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। सबसे पहली हिस्टोग्राम देखें जिसमें 5 बार्स आपने बनाई हुई है, तो ये फर्स्ट बार है। ओके, ये फर्स्ट बार जो है वो आपको नजर आ रही है। ओके, लेट मी क्विकली गो थ्रू इट अगेन। हाँ जी, ये फर्स्ट बार जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस आउटपुट डेटे के अंदर, और ये आपको बेसिकली आइडेंटिफाई कर रही है फर्स्ट बार जो है कि आउट ऑफ 250 जो वैल्यूज हैं इसमें 45 के करीब वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। और इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 256 50 वैल्यूज जो है वो मोर देन 50 वैल्यूज जो हैं ये 3 और 4 के दरमियान है। तो इस तरीके से आपने उन वैल्यूज को जो है वो 5 बार्स जो है इनके अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो आपको जो दूसरा 100,000 वैल्यूज वाला है उसको भी आप जरा देखते हैं, और उसमें जो कि आपने बार्स जो है वो 100 बनाई हुई है, तो इसलिए वो आपको सारा डेटा जो है वो यहाँ पे प्लॉट हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो आप अपने डेटा सेट जो है उनको इस तरीके से रैंडमली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा जो है वो एक यूनिफॉर्म रेंज के अंदर जो है वो रैंडमली जनरेट हो रहा था। हम अपने डेटे को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं टू क्रिएट एन एरे where the values are concentrated around a given value. In probability theory, this type of data distribution is known as a normal data distribution और Gaussian data distribution भी इसको कहा जाता है। इसके लिए जो फंक्शन आपके पास numpy में अवेलेबल होता है वो random normal का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। तो अभी हम एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम 100,000 वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, और 100 बार्स के साथ इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी स्पेसिफाई दैट द मीन वैल्यू इज 5 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1, मीनिंग दैट द वैल्यूज शुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड 5 क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, एंड रेयरली फर्दर फ्रॉम 0.1, मीन से ज्यादा इसको फर्दर नहीं होना चाहिए। ये इसका कोड है, जरा देख लें। हमने वही मैट प्लॉट और numpy को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने रैंडम वैल्यूज जो है जनरेट किया। ये फर्स्ट मीन है, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन है, और 100,000 वैल्यूज है, और ये हमने हिस्टोग्राम बनाई है और इसको शो कर दिया। अब क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व आपकी बेल कर्व टाइप जो है वो यहाँ पे बन रही है, और वैल्यूज जो है वो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो 4 और 5 के दरमियान आपको नजर आ रही हैं। चूंकि आपकी मीन वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसलिए ज्यादातर वैल्यूज जो है वो इसी के राउंड जो है वो कंसंट्रेटेड जो है वो आपको नजर आ रही है। ओके जी, आप अपने डेटे को, अगर आपके पास 2 डायमेंशंस हैं तो आप अपने डेटे को स्कैटर प्लॉट भी कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट इज ए डायग्राम वेयर ईच वैल्यू इन द डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। The matplot module has a method for drawing the scatter plot. It needs 2 arrays of same length, one for the values in x-axis
and the other for the values in the y-axis. तो लेट्स से आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि एक्स एक्सिस में है, या आप कह सकते हैं कि ये कार्स की एज है, मतलब इतना टाइम हो गया है उनको यूज होते हुए, और ये उनकी एवरेज स्पीड है। हर वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पे मेंशन है, मतलब अगर एज कार की 5 है तो उसकी एवरेज स्पीड 99 है। इसी तरीके से 7 86 एवरेज स्पीड है, 8 87 एवरेज स्पीड है, और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज जो है वो आपने उनको यहाँ पे जो है वो सेव कर लिया है एरेज की फॉर्म में। अब आप चाह रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन को आप स्कैटर प्लॉट कर दें डॉट्स की फॉर्म में। एक्स रेज रिप्रेजेंट द एज एंड वाई रेज रिप्रेजेंट द स्पीड। तो आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर लिया एक्स के अंदर, और फिर आपने दूसरी को वाई के अंदर सेव कर लिया, फिर आपने स्कैटर प्लॉट कर दिया एक्स एंड वाई को, और फिर आपने इस प्लॉट को शो कर दिया। इसका आउटपुट आपको इस फॉर्म में नजर आएगी। आपको एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो एक्स एरे की वैल्यूज नजर आ रही हैं, और वाई एक्सिस के अंदर आपको वाई एरे की वैल्यूज नजर आ रही हैं, और हर एक प्लॉट वैल्यू जो है वो आपको नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल किसी भी डॉट पे अगर आप गौर करें तो उस डॉट के अंदर आपकी एक्स वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन हो रही है, और उस पे वाई वैल्यू आपकी क्या है वो भी इस प्लॉट के अंदर जो है वो आपको नजर आ रही है या मेंशन हो रही है। स्कैटर प्लॉट जो है इसको आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसको रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, इसके लिए हमने ये रैंडम नॉर्मल को यूज किया है, और 5 यहाँ पे एवरेज वैल्यू है, 1 डिविएशन है, 1000 वैल्यूज जनरेट कर दी, और y के लिए इसी तरीके से हमने 10 एवरेज वैल्यू है, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, और 1000 वैल्यूज हमने यहाँ पे इसी तरीके से जनरेट कर दी, और फिर हमने इनको प्लॉट कर दिया और फिर इसको शो कर दिया। अब आपको ये जो पॉइंट्स हैं 1000 पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमने एक्स एंड वाई डायमेंशंस जो है इसके अगेंस्ट वैल्यूज जो है इनको जो है वो विजुअली जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। ओके जी, दिस इज ऑल वी हैव हियर। सारी डिस्कशन के अंदर आपने नम्पी एरे जो है और मैट प्लॉट जो है इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज को देखा है। कुछ फंक्शनैलिटी आई शुड से, क्योंकि ये काफ़ी बड़े मॉड्यूल्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है रिक्वायर है। सिर्फ जो यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इसको